हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम निर्मल वर्मा द्वारा लिखित यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं, जिसे क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके अलावा सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में शामिल किए गए बाकी के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए की प्लेलिस्ट पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। पाठ की ओर चलने से पहले हम एक नज़र लेखक परिचय पर डालते हैं। निर्मल वर्मा हिंदी कथा साहित्य के प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। इनका बचपन शिमला की पहाड़ियों में बीता था। इसी कारण इनकी सभी रचनाओं में पहाड़ी वातावरण और पहाड़ों की सुंदरता का वर्णन मिलता है। निर्मल वर्मा यायावरी यानी घुमक्कड़ प्रकृति के व्यक्ति थे। अपने यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी में लेखक ने अपने जीवन में जिन जिन जगहों की यात्रा की है, वहां उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया, उसका एक छोटा सा चित्र प्रस्तुत किया है, जो पाठकों के मन की गहराइयों को छू लेता है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया एक यात्रा संस्मरण है, जिसमें उन्होंने अपनी बाहरी यात्राओं के साथ साथ अपने मन की यात्रा के अनुभव को भी प्रकट किया है। यह पाठ उनकी बचपन की यादों और प्रकृति से जुड़े इनके अनुभवों पर आधारित है। लेखक का बचपन शिमला में बीता, जहाँ के पहाड़, बर्फ, धूप और पेड़ पौधों से उनका गहरा रिश्ता बन गया। इस पाठ में उन्होंने शिमला, गुलमर्ग, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि स्थानों का वर्णन बड़े ही चित्रात्मक और प्रभावपूर्ण ढंग से किया है। इस प्रकार यह संस्मरण प्रकृति प्रेम और स्मृति का एक सुंदर संयोजन है। तो ये था इस पाठ का परिचय। अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। इन पहाड़ों के पीछे न जाने क्या होगा। जब हम छोटे थे तो अपने घर के बरामदे में खड़े होकर अक्सर एक दूसरे से ये प्रश्न पूछा करते थे। उन दिनों छुट्टी लेकर पहाड़ों पर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। वे हमेशा हमारे संग थे, हमारे खेतों में, हमारे सपनों में। यहाँ पर लेखक अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए कहते हैं कि लेखक और उनके साथी अक्सर सोचा करते थे कि इन पहाड़ों के पीछे क्या होगा। उस समय पहाड़ उनके जीवन का हिस्सा हुआ करते थे, इसलिए उन्हें कहीं घूमने जाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती थी। वे उनके रोजाना की जिंदगी में बसे हुए थे। तब पहाड़ों की शक्ल, उनकी भाव भंगिमा बिल्कुल अलग, दूसरे किस्म की थी। जैसे माँ की शक्ल जो बच्चों की आंखों में होती है, वह दूसरों के लिए नहीं होती, उसकी पहचान ही अलग होती है। लेखक कहते हैं कि उस समय पहाड़ उन्हें बिल्कुल अपने से लगते थे। जिस तरह से माँ की शक्ल उसके बच्चों की आंखों में बसी होती है, और बच्चे जिस तरह से अपनी माँ को देखते हैं, उस तरह से वो किसी और को नहीं देखते। बच्चे के लिए माँ की पहचान ही अलग होती है। ऐसा ही लगाव लेखक भी पहाड़ों के प्रति महसूस करते थे। शिमले का वो घर बरसों पहले छूट चुका है। उसके बाद न जाने कितने छोटे बड़े हिल स्टेशनों के होटलों में रहना पड़ा है, किंतु आज भी जब किसी अकेली निर्जन पगडंडी पर चढ़ता हुआ घास के किसी अनजाने द्वीप पर सांस लेने ठिठक जाता हूँ, तो आंखें असीम विस्मय से भर उठती हैं। पहाड़ों की अलंघ्य अभेद्य ऊंचाइयों की तरह इस प्रश्न की रहस्यमयता आज भी वैसी ही बनी है जैसे कभी बरसों पहले बचपन में थी। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि लेखक का शिमला वाला घर अब छूट चुका है। उसके बाद वो कई पहाड़ी जगहों के होटलों में रहे, लेकिन आज भी जब वो किसी सुनसान पहाड़ी रास्ते पे चलते हैं तो उनकी आंखों में वैसा ही आश्चर्य दिखाई पड़ता है जैसा कि बचपन में था। और ये सवाल आज भी उनके मन में उसी तरह से रहस्य बनकर है जिस तरह से बरसों पहले बचपन में था कि इन पहाड़ों के पीछे क्या होगा। टॉमस मॉन का मैजिक माउंटेन बहुत बाद में पढ़ा, किंतु जब पढ़ा तो लगा जैसे इसे बहुत पहले कहीं पढ़ा था। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी चोटियां शिमले से अलग हैं। वहां कभी नहीं गए, उन्हें कभी नहीं देखा, किंतु जिस मैजिक माउंटेन की बर्फीली गुफाओं में खोकर हैस कैस्ट्रप ने विराट सत्य की उपलब्धि की थी, उसकी क्षणिक उड़ती हुई अनुभूति कितनी बार बचपन में हुई है। क्या उसका लेखा जोखा करना आज संभव है? मैजिक माउंटेन टॉमस मॉन के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। इस उपन्यास का नायक हैस कैस्ट्रप है, जो कि एक युवा जर्मन इंजीनियर है। वह स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर स्थित एक हॉस्पिटल में अपने चचेरे भाई से मिलने जाता है। उसने वहां पर कुछ ही दिनों तक रुकने का इरादा बनाया था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि उसे वहां पर 7 साल तक रुकना पड़ता है। स्विट्जरलैंड की इन बर्फीली पहाड़ियों पर हैस कैस्ट्रप के अनुभवों को इस उपन्यास में प्रकट किया गया है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने टॉमस मॉन की पुस्तक मैजिक माउंटेन बहुत बाद में पढ़ी, लेकिन उसे पढ़कर उन्हें ऐसा लगा कि वो पहले भी इसके बारे में कहीं पढ़ चुके हैं। लेखक कभी भी स्विट्जरलैंड नहीं गए, लेकिन फिर भी मैजिक माउंटेन की बर्फीली पहाड़ी गुफाओं में
हैंस कैस्ट्रप ने जैसा अनुभव किया था वैसा ही अनुभव लेखक अपने बचपन में शिमला के पहाड़ों पर कई बार कर चुके थे। उस अनुभव का लेखा जोखा यानी हिसाब लगाना आज संभव नहीं है। रात को सोते समय आकाश साफ होता था। दिसंबर के निविड़ यानी घने गहन अंधकार में दूर की पहाड़ियां ड्राइंग पेपर पर धूमिल रेखा चित्र सी स्तब्ध निश्चल दिखती थी। इतनी महीन, इतनी म्लान कि लगता था जैसे अंधेरे पर हाथ फेरते ही सब कुछ मिट जाएगा। आकाश कुछ नीचे सरक आता था, धरती को छूता सा, और धरती अपना ओर छोर समेटकर घुटनों पर झुक आती थी, जैसे पहाड़ियों के आगे गुमसुम प्रार्थना कर रही हो। हम बच्चे थे, इस तरह के अजीब अद्भुत चित्रों को आंखों में बसाकर लिहाफ यानी कंबल में ठिठुरते हुए सो जाते थे। रात को जब लेखक सोने जाते थे तो आसमान बिल्कुल साफ रहता था। दिसंबर की घनी अंधेरी रातों में दूर स्थित पहाड़ियां ऐसी लगती थी जैसे कि किसी ने ड्राइंग पेपर पर हल्की धुंधली रेखा खींच दी हो, और वो रेखा इतनी महीन लगती थी जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि अगर हम उन्हें हाथ से छुएंगे तो वो गायब हो जाएंगी। उस समय ऐसा लगता था जैसे कि आसमान नीचे आ गया है और धरती को छू रहा है, और धरती अपने आप को समेटकर घुटनों के बल झुककर पहाड़ियों के सामने प्रार्थना कर रही हो। उस समय लेखक बच्चे थे और इस तरह के अद्भुत चित्रों को वो अपनी आंखों में बसाकर सो जाते थे। सुबह कमरे की खिड़की से बाहर झांकते ही क्षण भर के लिए दिल की धड़कन रुक जाती थी। मैं पलंग से उतरकर कांपते हाथों से सोते हुए भाई बहनों को जगाने लगता था। सुबह के नज़ारे को देखकर लेखक हैरान हो जाते थे और अपने भाई बहनों को जगाने लगते थे। कुछ ही मिनटों में हम कंबल ओढ़कर खुली खिड़की के सामने बैठे दिखाई देते थे। कल रात सोते समय जो अंधेरी भूरी पहाड़ियां देखी थी वे कहाँ है? स्कूल जाने वाली हमारी शॉर्टकट पगडंडी, हमारा खुबानी का पेड़, डाकखाने के नीचे पानी का बम्बा, सब कहाँ है? बर्फ का एक सफेद सा पर्दा खिंचाया है जिसमें गड्ढे, नालियां, परिचित पगडंडियां, मकानों की छतें सब छिप गई हैं। यह छिपी नहीं है, महज एक सफेद मास्क पहनकर उभर आई हैं और हम इन्हें पहली बार नई आंखों से देख रहे हैं। सुबह का नजारा देखकर लेखक और उनके भाई बहन बड़े ही अचंभित हो जाते थे। वे खिड़की के सामने बैठकर बाहर देखते थे। रात के समय जो उन्होंने अंधेरी भूरी पहाड़ियां देखी थी वे सब गायब हो चुकी रहती थी। चारों तरफ कुहासा छा जाता था जिसके कारण स्कूल जाने वाली उनकी शॉर्टकट पगडंडी, उनका खुबानी का पेड़, खुबानी एक तरह का सूखा मेवा होता है जो कि आलू बुखारे के जैसा होता है, डाक खाने के नीचे पानी का बम्बा यानी नल, सब कुछ गायब हो जाता है। उस समय ऐसा लगता था कि बर्फ का एक सफेद सा पर्दा खिंच गया हो और आसपास की सभी चीजें ऐसी लगती थी जैसे कि वो सफेद मास्क पहने हुए नए रूप में उभर कर सामने आ गई हूँ। उस समय लेखक को ऐसा लगता था कि वो इन सब चीजों को पहली बार देख रहे हैं। क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे बर्फ चुपचाप गिरती रही थी। सुबह उठकर लेखक और उनके भाई बहनों को ऐसा लगता था जैसे कि वो शिमला में नहीं है बल्कि वो भूल से कहीं और चले आए हैं, क्योंकि रात को जब वे लोग बेखबर होकर सो रहे थे तब बर्फ लगातार गिरती रही थी, इसलिए उन्हें सुबह का नजारा बिल्कुल अनजान लग रहा था। खिड़की के सामने पुराना चिर परिचित देवदार का वृक्ष था जिसकी नंगी शाखों पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वो सांता क्लॉज हो, एक रात में ही जिसके बाल सन से सफेद हो गए हैं। टेलीग्राफ के तार बर्फ की परतों में लिपटकर मोटी सफेद रस्सियों की तरह आकाश में खींच आए थे। हर कुछ क्षणों बाद इन रस्सियों पर बर्फ के आइसिकल फर में लिपटी सफेद गिलहरियों से नीचे लटक आते थे। खिड़की के सामने खड़ा पुराना देवदार का पेड़ बर्फ से ढक गया था। उसकी डालियों पर रुई की मोटी मोटी परतों की तरह बर्फ जमी हुई थी। वो देवदार का पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सेंटा क्लॉज हो जिसके बाल एक ही रात में सफेद हो गए थे। रात भर में टेलीग्राफ के तारों पर भी मोटी मोटी बर्फ की परत जम जाती थी जो कि सफेद रस्सियों की तरह लगती थी, और उन रस्सियों से बर्फ के मोटे मोटे टुकड़े नीचे की ओर लटके रहते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि किसी पेड़ से सफेद गिलहरियां नीचे की ओर लटक रही हों। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। चेहरा जो बर्फ का मोजाइक यानी पैटर्न या डिजाइन है, पहाड़ियों के ऊंचे नीचे पोर्टल्स यानी प्रवेश मार्ग पर टिका हुआ, जिस पर रंग बिरंगे पत्थरों से विशाल हिमखंड चमक रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब धूप निकल आती है तो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां दिखाई देने लगती हैं।
जिन पर बर्फ के टुकड़ों से अलग अलग तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। उन पहाड़ियों के प्रवेश मार्ग पर रंग बिरंगे पत्थरों से सजे विशाल हिमखंड चमकते हुए दिखाई देते हैं। दिन भर इन चोटियों पर पीले या सलेटी रंग के बादलों का मेला लगा रहता है। पाउडर पफ सा हर बादल हवा में तिरता हुआ अपने सुनहरे पंखों से बर्फ के इस मोज़ाइक को पोंछता जाता है। उन पहाड़ियों के आसपास रंग बिरंगे बादल पाउडर पफ के समान हवा में इधर उधर तैरते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी वे बादल उन पहाड़ियों के कुछ भाग को ढक लेते हैं, जिसके कारण उन पहाड़ियों पर बनी हुई बर्फ की आकृतियां दिखाई नहीं देती। बर्फ और बादलों का यह चिरंतन खेल नारकंडा, डलहौजी, शिमला हर जगह देखा है, किंतु गुलमर्ग की उस चांदनी रात में जो भूले से अचानक देखा था, वह आज भी नहीं भूल पाया हूँ। लेखक कह रहे हैं कि इस तरह का नज़ारा उन्होंने नारकंडा, डलहौजी, शिमला कई जगह देखा, लेकिन गुलमर्ग की एक चांदनी रात को जो उन्होंने नज़ारा देखा था, वो वे आज तक नहीं भूल पाए। अब लेखक उस नज़ारे के बारे में बताते हैं। शुरू अप्रैल के दिन थे। हवा में चाकू की पैनी धार सा तीखापन था। टूरिस्टों का तांता यानी भीड़ अभी आरंभ नहीं हुआ था, और जिस कमरे में मैं ठहरा था उसके अलावा होटल के सब कमरे खाली पड़े थे। आधी रात अचानक हवा का वेग तेज हो गया। मैं दरवाजा बंद करने उठा हूँगा, लेकिन आँख खुलते ही मेरे भीतर एकाएक सब कुछ शांत, निस्पंद सा हो आया था। चारों ओर एक घना सा सन्नाटा घिर आया था। कभी कभी खाली कमरों के दरवाजे, खिड़कियां हवा के झोंकों से खड़खड़ा उठते थे, और फिर सब कुछ, छोटी बड़ी जानी अनजानी आवाजें एक अथाह शांति में डूब जाती थी। लेखक पुरानी बातों को याद करते हैं जब अप्रैल महीने की शुरुआत हुई थी। हवा बहुत ठंडी और तेज थी। उस समय टूरिस्ट लोगों का आना नहीं हुआ था, इसलिए होटल लगभग खाली पड़े हुए थे। आधी रात को बहुत तेज हवा चलने लगी। लेखक दरवाजा बंद करने उठे थे, लेकिन तभी अचानक चारों ओर गहरी शांति छा गई थी। कभी कभी हवा के चलने से दरवाजे की खिड़कियां हिलने लगती थी, और फिर सब कुछ शांत हो जाता था। कमरे में हल्की फीकी सी चांदनी बिखर आई थी। आंखें खिड़की के पार बीच में तरल अंधेरे को लांघती हुई खिलनमर्ग की हिमाच्छादित चोटियों पर जा टिकी। चांदनी के छुई मुई से झिलमिलाते कण ऊपर से नीचे तक बर्फ पर फिसल रहे थे। सब कुछ एक दूसरे में चुपचाप सिमट आया था। लगता था जैसे संगमरमर के सफेद चूरे की हल्की हल्की बारिश हो रही हो। एक पीला उजला सा आलोक होटल के बाहर पोलो ग्राउंड की घास पर फैलता हुआ हवा में बार बार कांप उठता था। बादल, बर्फ, चांदनी तीनों के अलग अलग रंग थे, अलग अलग लय थी। उस क्षण मुझे लगा मानो किसी मायावी संगीत के चमकीले सुरों ने समस्त वन्य स्थल को अपने स्वप्निल निस्पंद पंखों के भीतर समेट लिया हो। लगा था जैसे चांदनी के रेशमी डोरों से खिंचती हुई खिलनमर्ग की बर्फीली पहाड़ियां होटल के कमरे के पास तक सरक आई हो, और खिड़की के बाहर हाथ फैलाते ही मैं उन्हें छू लूंगा। कमरे में चंद्रमा की हल्की रोशनी पड़ रही थी। लेखक की नजर खिड़की से बाहर खिलनमर्ग की बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर जा टिकी। बर्फ की हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जो कि संगमरमर के सफेद चूरे के समान लग रही थी। एक पीली सी रोशनी होटल के मैदानी भाग में स्थित घास पर पड़ रही थी। आसमान में छाए बादल, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ और चंद्रमा की चांदनी तीनों मिलकर एक बहुत ही सुंदर नजारा बना रहे थे। उस समय लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जादुई संगीत पूरे वातावरण को अपने सपनों में समेटे हुए है, और ऐसा लग रहा था कि वे पहाड़ होटल के कमरे के इतने पास आ गए थे कि खिड़की से हाथ बाहर निकालकर उन्हें छुआ जा सकता है। पहाड़ों पर चांदनी का यह अद्भुत मायाजाल मैंने पहली बार देखा था, और एक अलौकिक विस्मय में मेरी आंखें अनायास मूंद गई थी। उस रात मुझे लगा था कि पहाड़ों में भी सांप की आंख जैसा एक अविस्मृत जादुई सम्मोहन होता है, एक भूतैला सा सौंदर्य जो एक साथ हमें आतंकित और आकर्षित करता है, जिसके मोह पाश में बंधना उतना ही यातनामय है जितना उससे मुक्त होना। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उन पहाड़ों पर उन्होंने चांदनी रात का अद्भुत नज़ारा पहली बार देखा था। ये नज़ारा इतना अद्भुत था कि उनकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों में भी सांप की आंखों के जैसा एक रहस्य से भरा हुआ आकर्षण होता है। यह सुंदरता डर भी पैदा कर रही थी और मन को आकर्षित भी कर रही थी। लेखक को यह सुंदरता एक माया जाल की तरह लग रही थी, जिससे बंधे रहना भी उतना ही कष्टदायक है जितना उससे मुक्ति पाना। जाखू की पहाड़ी से सटा 750 फीट की ऊंचाई पर हमारा स्कूल था।
हर शाम बस्ता झुलाए हुए हम पहाड़ी छायाओं के संग नीचे उतरा करते थे। आज हम बहुत नीचे उतर आए हैं। बचपन की वह बुलंदी न जाने कहाँ पीछे छूट गई है। उस शाम नौकुचिया से भीमताल आते हुए उस एकाकी निर्जन रास्ते पर अचानक उन पुरानी चिर परिचित छायाओं से भेंट हो गई और मैं मंत्रमुग्ध सा खड़ा रहा। लेखक का स्कूल जाखू की पहाड़ियों के पास काफी ऊंचाई पर था। हर शाम वो उन पहाड़ियों से नीचे उतरा करते थे। लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि आज उनके बचपन की वह ऊंचाई न जाने कहाँ पीछे छूट गई है। नौकुचिया से भीमताल जाते समय उन्हें एक सुनसान रास्ते में अचानक से फिर से वैसी ही जानी पहचानी पहाड़ी छायाएं दिखाई दी और फिर से लेखक मंत्रमुग्ध होकर वहां पर खड़े हो गए। ढलती शाम की फीकी सुनहली आभा भूरी पहाड़ियों की ऊंची नीची रेखाओं पर उतर आई थी। शाम हो गई थी और ढलते हुए सूरज की हल्की रोशनी पहाड़ियों की ऊंची नीची रेखाओं पर पड़ रही थी। उनके पीछे किंतु उनसे सटी हुई एक अन्य पर्वत श्रृंखला अधखुले पंखे सी ऊपर जाकर टेढ़ी सी हो गई थी, मानो कोई भीमकाय वनैला जंतु अपनी गर्दन उठाकर आकाश निहार रहा हो। उन पहाड़ियों के पीछे एक दूसरी पर्वत श्रृंखला थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत ही विशाल जंगली जीव अपनी गर्दन उठाकर आसमान की ओर देख रहा हो। दो पहाड़ियों के बीच गांव की सलेटी छतें ताश के पत्ते से बिखरी थी, जिन पर हल्के बैंगनी रंग से गुब्बारे उड़ रहे थे। गुब्बारे पहली दृष्टि में बादल लगते हैं, किंतु एकटक देखने से लगता है मानो उनके भीतर से मैली रेत के धुंधले किंतु तीखी रेखाओं से युक्त पिरामिड उभरने लगे हैं। नीले पिरामिड, आकाश, बादल और हवा से मिलकर ये पिरामिड चित्रित हुए हैं। शाम की धूमिल छायाओं ने इन्हें जन्म दिया है। दो पहाड़ियों के बीच में गांव की छतें ऐसी लग रही थी जैसे कि ताश के पत्ते बिखरे हों। उनके ऊपर उड़ते हुए गुब्बारे लेखक को पहली नजर में बादल लगते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर वो नीले पिरामिड के समान दिखाई पड़ने लगते हैं। ये सुंदर पिरामिड आसमान, बादल और हवा से मिलकर चित्रित हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि शाम की धूमिल छाया ने इन्हें जन्म दिया था। ये पहाड़ी छायाएं एक सी हैं, किंतु हर जगह इनके पलछिन बदलते रंगों को देखा है। जाखू की पहाड़ियों पर स्कूल के कमरे की खिड़की से बाहर इन्हें धीरे धीरे धूप के संग उतरते देखा है। बहुत बरसों बाद कोटगढ़ के सेब के बगीचों में लेटे हुए पेड़ों की सरसराती टहनियों पर रानीखेत में चीड़ की सुई नुमा नुकीली पत्तियों की जाली से इन्हें चुपचाप छनते झरते देखा है। लेखक कह रहे हैं कि पहाड़ी छायाएं हर जगह एक जैसी नहीं होती, उनके रंग हर जगह बदलते रहते हैं। लेखक ने इन्हें शिमला में जाखू की पहाड़ियों पर स्थित अपने स्कूल के कमरे की खिड़की से बाहर भी देखा था। बरसों पहले कोटगढ़ के सेब के बगीचों में पेड़ों की टहनियों पर भी देखा था और रानीखेत में चीड़ के पेड़ों की नुकीली पत्तियों पर भी देखा था। लेकिन हर जगह इन पहाड़ी छायाओं के रूप अलग अलग थे। और तब रात झुक जाती है। पहाड़ों पर अंधेरा एकदम नहीं आता, एकदम आकर चौंकता नहीं, न वह उजाले को धकेलकर उसकी जगह लेता है, बल्कि दिन का उजाला खुद ब खुद धीरे धीरे अंधेरे में सिमट जाता है। इसलिए पहाड़ी धूप कभी मरती नहीं, सिर्फ अपना रंग बदल लेती है। लेखक कह रहे हैं कि पहाड़ों पर रात अचानक नहीं आती, यहाँ दिन की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदल जाती है। इसलिए पहाड़ी धूप कभी खत्म नहीं होती, बस उसका रंग बदल जाता है। ये पहाड़ों की अपनी अलग खासियत है। कालका और शिमला के बीच एक वीरान उपेक्षित हिल स्टेशन है, सोलन। अंग्रेजों के जमाने की कुछ कोठियां और बंगले यत्र तत्र मिल जाते हैं, खाली और उजाड़, जिनके आगे टू लेट की टूटी फूटी तख्तियां झूलती रहती हैं। यहाँ पर लेखक कालका और शिमला के बीच स्थित सोलन नाम के एक हिल स्टेशन का वर्णन करते हैं। वहां पर अंग्रेजों के जमाने की कुछ टूटी फूटी और उजड़ी हुई कोठियां और बंगले हैं, जिन पर टूटे फूटे बोर्ड लटके रहते हैं जिसपे लिखा है टू लेट, यानी ये किराए के लिए खाली है। वहां पहाड़ियां खामोश रहती हैं। शाम की उनिंदी उदासी में केवल पहाड़ी चरवाहों का गीत स्वर हवा में उड़ता भटकता सुनाई दे जाता है। मोटर रोड से जरा नीचे बित्ते भर का चौकोर खोखल है, चारों ओर चीड़ के घने झुरमुटों में घिरा हुआ। लेखक कहते हैं कि सोलन की पहाड़ियों पर बिल्कुल शांति छाई रहती है। शाम के समय वहां पर नींद लाने वाला सन्नाटा छा जाता है और उस सन्नाटे में केवल पहाड़ी चरवाहों का गीत ही हवा में गूंजता हुआ सुनाई पड़ता है। मोटर रोड यानी सड़क के किनारे एक छोटा सा खोखल यानी खुला स्थान है, जो चारों ओर से चीड़ के घने पेड़ों से घिरा हुआ है। यह खोखल बहुत खामोश है। सफेद पत्थरों पर काई जम गई है, अक्षर मिट गए हैं। चिरंतन मौन के दायरे में पत्थर सोए हैं, बरसों से सो रहे हैं।
हवा में पत्ते कांपते हैं और चुपचाप झड़ जाते हैं। पत्तों के पीले ढेर में पत्थर दब से गए हैं। लेखक कह रहे हैं कि ये जगह बिल्कुल शांत और सुनसान है। यहाँ सफेद पत्थरों पर काई जमी हुई है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पत्थर चिरंतन मौन यानी गहरी शांति में डूबे हुए हैं। पेड़ों से सूखे हुए पत्ते नीचे झड़ते रहते हैं, जिनके ढेर में ये पत्थर दब से गए हैं। इन पत्थरों पर जो नाम लिखे हैं उन्हें अनेक बार पढ़ा है। हर बार नाम नए लगते हैं। हर बार उन्हें पढ़कर भूल जाता हूँ। मेरे लिए उनका कोई अर्थ नहीं है, उनके लिए भी मेरा कोई अर्थ नहीं है, किंतु फिर भी मैं हर शाम यहाँ आता हूँ। अक्सर लोग जब इन पहाड़ी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ के पत्थरों पर अपना नाम लिख देते हैं। लेखक उन नामों को अनेक बार पढ़ते हैं, लेकिन हर बार उसे भूल जाते हैं। उन नामों का लेखक के लिए कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो शाम को वहाँ जाते हैं और उन नामों को पढ़ते हैं। इनके जरा ऊपर घास का छोटा सा ढलुआ टुकड़ा है, उठी हुई हथेली सा। मैं हर शाम घास की इस हरी हथेली पर बैठा इन खामोश पत्थरों को देखता हूँ, जो पत्थर नहीं है, किंतु पत्थरों से अलहदा यानी अलग नहीं है। वहाँ पर एक घास का छोटा सा ढलुआ है, जो कि हाथ की हथेली सा लगता है। लेखक वहाँ पर बैठकर अक्सर खामोश पत्थरों को देखा करते हैं। मेरे पैरों के नीचे गीली मिट्टी है, काई कीचड़ में लिथड़े फूल हैं, रंग बिरंगी तितलियां हैं जो एक क्रॉस से उड़कर दूसरे क्रॉस पर बैठ जाती हैं। हवा में एक तेज तीखी खुशबू सी फैलने लगती है। ये फूलों की नहीं, पत्थरों की खुशबू है। यह गंध सड़ते हुए पत्तों की खुशबू से मिलती है, उस गंध से मिलती है जो किसी पुरानी पेंटिंग के उखड़े बासी रंगों से आती है। लगता है जैसे पेड़ों की छायाओं के संग पत्थरों का यह मंच धीरे धीरे हिल रहा हो। पीछे पहाड़ियों के एम्फी थिएटर में किसी के पैरों की थाप झाड़ियों के बीच सरसराती सी सुनाई दे जाती है और उसकी गूंज चारों दिशाओं को खटखटाकर पहाड़ी हवा में गुम हो जाती है। जहाँ पर लेखक बैठा करते हैं उसके आसपास गीली मिट्टी, काई लगे फूल और रंग बिरंगी तितलियां हैं। हवा में एक अजीब सी गंध फैली रहती है जो फूलों की नहीं बल्कि पत्थरों और सड़ते हुए पत्तों से आती है। लेखक को लगता है कि वहां पर किसी के कदमों की आहट गूंज रही है। वह सोचता है कि शायद कोई अजीब सा यात्री है। लेखक को लगता है कि उन पहाड़ियों के पीछे एक एम्फी थिएटर यानी मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक खुला मैदान है। वहां से किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है और उसकी गूंज चारों दिशाओं में फैल जाती है। इज देयर एनीबडी देयर? सेड द ट्रेवलर नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर। यह अजीब सा यात्री कौन है जिसकी पदचाप हमेशा पहाड़ों में सुनाई दे जाती है? चांदनी, पहाड़ी हवा या मृत्यु? ऐसा लगता है जैसे कि कोई यात्री चांदनी रात में दरवाजे पे दस्तक देते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर कोई है। लेखक को लगता है कि न जाने ये अजीब सा यात्री कौन है जिसकी आहट हमेशा पहाड़ों पर सुनाई देती है। ये यात्री या तो चांदनी है या फिर पहाड़ी हवा है या फिर मौत है। ये रहस्य हमेशा बना रहता है। और तब अचानक ध्यान भटक जाता है। बरसों पहले की एक शाम स्मृति पट पर झलक जाती है। उस समय लेखक को बरसों पुरानी एक शाम याद आ जाती है। 9000 फीट की ऊंचाई पर नारकंडे का डाक बंगला एक नन्हे घोंसले सा पहाड़ की चोटी पर टिका है। अभी बस से उतरा हूँ और बरामदे में बैठकर कॉफी पी है। डाक बंगले के जरा नीचे बसों के अड्डे के पास किसी पहाड़ी देवता का मंदिर के चारों ओर लाल, नीले, हरे रंग के चिथड़े टंगे हैं जो दिन रात हवा में फरफराते रहते हैं। लेखक अपने अतीत की यादों को ताजा करते हुए नारकंडे के डाक बंगले का वर्णन करते हैं जो पहाड़ की ऊंची चोटी पर बना था। वह बस से उतरकर कॉफी पी रहे थे। बस के अड्डे के पास किसी पहाड़ी देवता का मंदिर था जिसके चारों ओर रंग बिरंगे कपड़े टंगे हुए थे और वे हवा में फहरा रहे थे। डाक बंगले के चौकीदार ने मुझे बताया कि हर यात्री किसी पुरानी प्रथा के अनुसार अपना कोई कपड़ा मंदिर को भेंट कर जाता है। इन्हीं कपड़ों को मंदिर की दीवारों के चारों ओर लटका दिया जाता है। किंतु कुछ ही देर में हवा में फड़फड़ाते इन चिथड़ों को अंधेरों ने निगल लिया। मोटर रोड के दाईं ओर प्रीस्ट हाउस की ढलुआ छत के ऊपर हंसिया चांद उगाया है, किंतु दूर पहाड़ियों पर धूप अभी तक रेंग रही है। एक क्षण के लिए पता नहीं चलता कि 9000 फीट की ऊंचाई पर जो पीला आलोक सिमट आया है वह मिटते सूरज की रश्मि रेखा है या उगते चांद की हलद आभा। थोड़ी देर बाद अंधेरा फैल जाता है और हवा में उड़ते कपड़े दिखाई नहीं देते। सड़क के किनारे जो प्रीस्ट हाउस था उसकी छत पर हंसिया चांद यानी आधा चांद दिखाई देता है, लेकिन दूर पहाड़ियों पर अभी भी धूप दिखाई देती है। उस समय लेखक ये सोच के हैरान हो जाते हैं कि 9000 फीट की ऊंचाई पर जो पीली रोशनी दिखाई दे रही है वो ढलते हुए सूरज की रोशनी है या उगते हुए चांद की पीली चमक है। पश्चिमी आकाश में कोहरे के ऊपर अंधेरा अलग था, बादल अलग थे और दोनों के बीच सिंदूरी रंग की लंबी विशालकाय वेल मछली सी रेखा खिंचाई थी।
किंतु कुछ ही क्षणों में यह मछली हवा में घुल गई। एक नीली धुंध की झीनी सी चादर पहाड़ियों पर बिछा आई है। लगता है जैसे रात ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे घाटियों की अतल गहराइयों से निकलती हुई ऊपर आकाश की ओर आ रही है। पश्चिमी आसमान में कोहरे के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था। बादल अलग से दिखाई दे रहे थे और उनके बीच में सिंदूरी रंग की लंबी रेखाएं खिंचाई थी, जो कि व्हेल मछली के समान लग रही थी। लेकिन कुछ ही समय में ये रेखा गायब हो गई। धीरे धीरे एक नीली सी धुंध पहाड़ियों पर फैल जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रात ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर आकाश की ओर आ रही है। धुंध के छोटे मोटे रेले धूप और चांदनी दोनों को ही अपने में समा लेते हैं। डाक बंगले के लंबे कॉरिडोर का दूसरा सिरा दिखाई नहीं देता। नीली सलेटी परतों में लिपटी यह धुंध सघन और ठोस है, उसे चाकू से तराशा जा सकता है। मेरी सारी देह किसी अदृश्य धुएं की अनंत तहों में दबी रह गई है। मुझे लगता है मानो बरामदे की कुर्सी पर मैं नहीं बैठा हूँ, केवल मेरा ओवरकोट धुंध की नीली दीवार पर टंगा रह गया है। धुंध इतनी घनी है कि डाक बंगले के लंबे कॉरिडोर का दूसरा सिरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेखक को ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर अदृश्य हो गया है और केवल उनका ओवरकोट ही धुंध में टंगा रह गया है। यह माहौल बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था। नारकंडे की वह रात आज डलहौजी की सुनसान सड़कों पर भटकते हुए सहसा आंखों के सामने घूम जाती है। लगता है जैसे बरसों पहले की धुंध नारकंडे के डाक बंगले से निकलकर बीते समय की अतल अंधेरी घाटियों को पार करती हुई मेरे होटल के आगे ठिठक गई हो। नारकंडे की वो रात लेखक को आज भी याद आती है। डलहौजी की सुनसान सड़कों पर चलते हुए उन्हें वही पुरानी धुंध फिर से दिखाई देने लगती है। होटल से बहुत दूर नीचे कैंट की धुंधवाती बत्तियों के आर पार सितंबर के बादल उड़ते रहते हैं। हर लैंप पोस्ट के इर्द गिर्द चमकीली धुंध का दायरा जमा हो जाता है, मानो आलोक मंडल से आवृत कोई देवदूत पृथ्वी पर आ खड़ा हो। होटल से बहुत नीचे की ओर दूर दूर तक बत्तियां जल रही थी और हर एक लैंप पोस्ट के पास चमकीली धुंध जमा हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई देवदूत पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया है। यह नज़ारा लेखक को काफी प्रभावित कर रहा था। किंतु रात की यह धुंध हमेशा ही नहीं रहती। पहाड़ों पर भी सुबह होती है। मैदानों की तरह पहाड़ों पर भी सुबह होती है और वहां पर छाई हुई धुंध हट जाती है। भीमताल, हमारे मकान के पिछवाड़े पहाड़ी पर धूप धीरे धीरे नीचे उतरती है। दूध सी धवल कोमल किरणों के शुभ्र आंचल में ओस से भीगी घास, पत्थर, जंगली फूल छिलमिलाते हैं। कुछ ही देर में ये किरणें हमारे मकान की लाल टीन की छत छू लेंगी और नीचे झील के पानी में उतर जाएंगी। लेखक याद करते हैं कि भीमताल में उनके घर के पीछे पहाड़ी पर धूप धीरे धीरे नीचे उतरती थी। सूरज के दूध के समान सफेद और कोमल किरणों में ओस से भीगी घास, पत्थर और जंगली फूल चमकने लगते थे और थोड़ी ही देर में ये सूरज की किरणें घर की छत पर और झील के पानी तक पहुंच जाती थी। मंदिर के घेरे से जरा दूर झील के पश्चिमी कोने में छोटा सा टापू है। उसके बीचों बीच पेड़ों का हरा पीला झुरमुट है, जिनकी मटियाली छायाएं दिन भर झील के पानी में तिरती रहती हैं। किनारे पर 3-4 नौकाएं खड़ी रहती हैं, पर्यटकों को द्वीप तक ले जाती हैं और फिर उन्हें वापस किनारे पर पहुंचा देती हैं। मंदिर के पास झील के पश्चिमी हिस्से पे एक छोटा सा द्वीप है। वहां पर पेड़ों का एक झुरमुट है, जिनकी परछाइयां पूरे दिन झील में पड़ती रहती हैं। वहीं किनारे पर 3-4 नाव खड़ी रहती है, जो यात्रियों को द्वीप तक ले जाती है और फिर उन्हें वापस लेकर आती है। टापू पर पके गूलर गिरते हैं, टप टप पानी भागता है किसी अदृश्य निधि की खोज में। उर्मियां सतह पर उठती हैं, दौड़ती हैं, छोटे छोटे बूंदों सी झील के सांवले गालों पर झूलती हैं और फिर गुम हो जाती हैं। झील के पानी में छोटी छोटी लहरें उठने लगती हैं और चमकने लगती हैं और फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। ये दृश्य बड़ा ही सुंदर लगता है। हमारे मकान के नीचे दलदल है। कुछ दिन पहले यहाँ झील का जल था, जिसे अब हल्द्वानी और अन्य निकटवर्ती स्थानों के लिए जहाँ जल की कमी है खींच लिया गया है। जब हम यहाँ आए थे तब दलदल गीली थी, पांव रखते ही नीचे धंस जाती थी। हम घुटनों तक नीचे कीचड़ में फिसलते जाते थे, किंतु अब पिछले 2-3 दिनों से कीचड़ का पानी सूख गया है। अब यहाँ बड़े बड़े चौकोर केक से काली मिट्टी के टुकड़े उभर आए हैं। जहाँ तहाँ गाय, भैंसों, बकरियों के खुरों के निशान दिखाई दे जाते हैं। लेखक बताते हैं कि उनके घर के नीचे एक दलदल है। पहले यहाँ पर झील का पानी था, लेकिन अब वो झील का पानी आसपास के उन क्षेत्रों में भेज दिया गया जहाँ पर पानी की कमी थी। पहले यह जगह बहुत ही गीली थी और पैर रखने से धंस जाती थी। वे लोग कीचड़ में फिसल जाते थे, लेकिन अब पानी सूख गया है और काली मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े दिखाई देने लगे हैं और उन टुकड़ों पर गाय, भैंस, बकरियों के खुरों के निशान भी दिखाई देते हैं।
सामने छोटे से बाजार के आगे बसों का अड्डा है। भुआली, नैनीताल, नौकुचिया, काठगोदाम को जाती हुई बसों का सोया सा हॉर्न झील पार करता हुआ हम तक पहुंच जाता है। हम जान गए हैं कि किस समय अमुक बस कहां जा रही है। सामने बाजार के पास एक छोटा सा बस अड्डा है, जहां पर अलग अलग जगहों पर जाने वाली बसों के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। उन बसों के हॉर्न को सुनकर लेखक पहचान लेते हैं कि कौन सी बस कहां जा रही है। सुबह, दोपहर, शाम के पल छीन बदलते रंगों के संग झील अपना आवरण उतारती है। निरावृत होकर स्तब्ध भाव से चारों ओर झांकती है, फिर सबकी आंख बचाकर धीरे से चुपचाप नया रंग ओढ़ लेती है। सुबह, दोपहर और शाम को बादलों के रंग बदलते रहते हैं और उन रंगों के साथ झील के पानी का रंग भी बदलता रहता है, क्योंकि बादलों का प्रतिबिंब पड़ने से झील के पानी का रंग अलग दिखाई पड़ता है। कभी झील खुलकर अपने वास्तविक रंग में सामने आती है, तो कभी वह नए रंगों में रंगी हुई दिखाई पड़ती है। दोपहर की उनिंदी घड़ी में आसपास का ताम्रवर्णी जल ठहर सा जाता है। केवल बीच में एक लंबी शहतीर सी चमचमाते पारे की लहर ताल की दो उजली फांकों में काटती हुई दूर तक फिसलती जाती है। ताम्रवर्णी जल यानी तांबे के समान लाल पानी। दोपहर में झील का पानी बिल्कुल शांत हो जाता है और बीच में एक चमकती हुई लहर दूर तक फिसलती हुई दिखाई देती है। झील के कितने चेहरे हैं? यह चेहरा एक ही है, केवल भंगिमाएं बदलती हैं। धूप ने जाल डाला है, चमकीले मुलायम मछलियों सी लहरें जाल के तंतुओं से खेलती हैं, फंसती हैं और फिसल जाती हैं। लेखक कह रहे हैं कि झील के कई रूप हैं या फिर एक ही रूप है, केवल उसकी भंगिमाएं यानी अवस्थाएं या मुद्राएं बदलती रहती हैं। धूप पड़ने पर लहरें चमकने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मछलियां लहरों के जाल में खेल रही हैं, फंस रही हैं और फिसलकर निकल जा रही हैं। पूरी रात होने के कुछ क्षण पूर्व झील के दो चेहरे हो जाते हैं, एक हंसता हुआ, दूसरा सोया सा। पानी बढ़ जाता है, आधा जल गहरा हरा, कहीं कहीं श्यामल, आधा सफेद, जैसे किसी ने चूने का चिट्टा चूरा पानी में घोल दिया हो। अंधेरा बढ़ते बढ़ते ये सफेदी धीरे धीरे झील के श्यामल हिस्से को अपने में ढांप लेती है। झील का रंग आकाश के रंग से मिल जाता है, मानो आसपास की पहाड़ियों के बीच आकाश का ही एक टुकड़ा तारों समेत नीचे आकर औंधा पड़ गया है। पूरी रात होने से पहले तक झील दो चेहरों में बढ़ जाता है। एक चेहरे में हलचल महसूस होती है और दूसरा बिल्कुल शांत लगता है। पानी अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। आधा पानी गहरा हरा लगता है और कहीं का पानी श्याम और सफेद रंग का लगता है, जैसे कि किसी ने पानी में चूने को घोल दिया हो। फिर अंधेरा बढ़ने लगता है और झील के पानी का रंग आसमान के रंग के जैसा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे तारों से भरा हुआ आसमान पहाड़ियों के बीच उतर आया हो, यानी तारों से भरे आसमान की छाया पानी में दिखाई पड़ने लगती है। शाम की फैलती छायाओं में भीमताल का द्वीप डूब जाता है। केवल पेड़ों के झुरमुट का एक धब्बा झील और आकाश की सफेदी पर स्तब्ध सा खिंच जाता है। शाम के अंधेरे में भीमताल द्वीप धुंधला दिखाई देने लगता है। केवल पेड़ों का हल्का सा निशान झील और आसमान की रोशनी पर दिखाई पड़ता है। रात की घनी नीरवता में सब कुछ धीमे धीमे सिमट जाता है। लहरें शांत हो जाती हैं। आखिरी बस बाजार के आगे कोने में ठहर जाती है। रात हो जाने के कारण सारी गतिविधियां खत्म हो जाती हैं। झील की लहरें भी शांत हो जाती हैं और आखिरी बस भी बाजार के एक कोने में आके रुक जाती है। दूर टापू में गुलरों के गिरने का स्वर सोते सोते भी सुनाई दे जाता है। दूर स्थित टापू से गुलरों के गिरने की आवाज रात की खामोशी में साफ साफ सुनाई देती है, टप टप टप। इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने पहाड़ों की प्रकृति को केवल बाहरी रूप में ही नहीं, बल्कि अपनी स्मृतियों और अनुभवों के माध्यम से भी प्रकट किया है। इस पाठ में बताया गया है कि पहाड़ों की सुंदरता दिन रात, धूप, धुंध और चांदनी के साथ निरंतर बदलती रहती है। इस पाठ में लेखक ने अपनी बचपन की यादों, अकेलेपन और प्रकृति से अपने गहरे लगाव को बड़े ही सरल और प्रभावशाली ढंग में प्रकट किया है। भीमताल, शिमला, गुलमर्ग और नारकंडा जैसे स्थान प्रकृति के जीवन चित्र बनकर सामने प्रस्तुत होते हैं। ये यात्रा संस्मरण हमें बताता है कि प्रकृति मनुष्य को शांति, आश्चर्य और आत्मचिंतन का अवसर देती है। अतः यह पाठ प्रकृति और मनुष्य के बीच एक गहरे संबंध को उजागर करता है, जो पढ़ने वाले के मन में एक गहरी संवेदना और शांति का अनुभव कराता है। तो यहीं पर निर्मल वर्मा के द्वारा लिखित पाठ चीड़ों पर चांदनी समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।